नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है, रविवार स्पेशल का दिन है। तो आज कई लोगों का अनुरोध था कि इस विषय पर बनाए एक वीडियो कि आखिर 1995 में लाल कृष्ण आडवाणी ने क्यों अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया पार्टी के, और एक जनसभा में घोषित किया, किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक या किसी नेशनल एग्जीक्यूटिव या कि कोर कमेटी की बैठक ऐसी जगह पर नहीं, एक पब्लिक रैली में मुंबई में इसकी घोषणा की। क्या कारण थे? ये सवाल इसलिए उठता है, ये सवाल अगर आप 80, 82, 83, 84 तक उठाते तो आपको माना जाता कि आपको समझ नहीं है राजनीति की। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय नेता भी बन चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता थे, सबसे पॉपुलर फेस थे पार्टी का और सबसे एक्सेप्टेबल फेस थे पार्टी का। लेकिन 84 में 2 सीट आने, फिर उसके बाद उनको पार्टी से अध्यक्ष पद से हटाए जाने, फिर अयोध्या आंदोलन, उसमें आडवाणी जी की रथ यात्रा, उसने आडवाणी जी को क्लास लीडर से मास लीडर बना दिया और वो भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा बनकर उभरे और अटल बिहारी वाजपेयी हाशिए पर धकेल दिए गए थे। एक समय ऐसा भी आ गया था कि जब पार्टी के ज़्यादातर नेता उनसे मिलने भी नहीं जाते थे। कुछ पुराने लोगों को छोड़ दें तो उसके अलावा उनके घर पर कोई जाता नहीं था। ये स्थिति हो गई थी उनकी। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी का ये कहना कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 1996 के इलेक्शन के बाद सरकार बनेगी तो उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारी ओर से अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। और ये क्यों उन्होंने कहा, ये ऐसा क्यों लगा उनको? ये मुंबई में 15 साल बाद 1980 में 1980 में स्थापना मुंबई में ही हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। 15 साल बाद 1995 में महाअधिवेशन हो रहा था। जो मंच बना था उसके पीछे जो तस्वीर लगी थी वो लाल किले की थी। माना गया कि ये सिंबॉलिक है कि 96 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराएगा और राष्ट्र को संबोधित करेगा। और इसलिए भी ये मुद्दा, ये सवाल ज़्यादा मौजूद होता है कि उस समय तक लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके स्वयंसेवकों, पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो भी बीजेपी के सिंपैथाइज़र थे उन सब के हीरो बन चुके थे, नायक बन चुके थे। ऐसे में वाजपेयी का नाम आगे करना, ये लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या और अचानक हुआ। ऐसा नहीं है कि इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ा डिस्कशन किया हो, चर्चा हुई हो पार्टी में, संघ में। ऐसे बड़े फैसले बिना संघ की सलाह के होते नहीं। और जब उन्होंने घोषणा इसकी कर दी तो उसके बाद वहीं मंच पर ही अटल जी ने भी पूछा उनसे कि भाई आपने कैसे एक तरफा घोषणा कर दी? इस पर पार्टी के किसी फोरम में तो बात भी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने जब उनका भाषण देने का समय आया अटल जी का, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थ, उन्होंने कहा। तो इसलिए कि ये इसको बहुत एक कहने की कोशिश की, मतलब उनकी सदाशयता और उनका जो जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था उसमें, कि इसको बहुत गंभीरता से मत लीजिए, ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल होने जा रहा है, ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन 1996 में भले ही 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। तो 91 में जो इलेक्शन रिज़ल्ट आया था, बीजेपी उस समय दूसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में बन गई थी, 120 सीटें लेकर। और ये माना जाता है कि अगर चुनाव के बीच में राजीव गांधी की हत्या न हुई होती और उसकी सिंपैथी कांग्रेस को न मिली होती तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 96 में ही बन चुकी होती। लेकिन क्या होता तो क्या होता, उसकी बात छोड़ दें, हुआ ये। अब सवाल यह कि जब वो ये घोषणा करके अपने होटल पहुँचे लाल कृष्ण आडवाणी, तो गोविंदाचार्य ने उनसे पूछा कि आपने कैसे ये घोषणा कर दी और आपने संघ से बातचीत नहीं की? तो उनका जवाब था कि अगर मैं संघ से बातचीत करता तो क्या संघ इसकी इजाज़त देता, मंजूरी देता? मुझे मालूम है कि इसकी मंजूरी नहीं मिलती, इसकी इजाज़त नहीं मिलती। सब लोग, पूरा संघ परिवार आडवाणी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा था, इसलिए कि वो पार्टी की विचारधारा के ध्वजवाहक नज़र आ रहे थे और वो थे भी। मतलब इसमें कोई कहीं से दो राय नहीं है। वो वाजपेयी जी की तुलना में
विचारधारा के प्रति उनका जो कमिटमेंट था वो ज़्यादा था। वो अटल जी की तरह नेहरूवादी और उस छायावादी राजनीति के साथ चलने वाले नेता नहीं थे। और अयोध्या आंदोलन से जुड़ने 1988 में बीजेपी का जो पालमपुर में अधिवेशन हुआ हिमाचल प्रदेश के, उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव में पहली बार प्रस्ताव पास किया गया कि बीजेपी अयोध्या आंदोलन का समर्थन करेगी और इसके समर्थन में आंदोलन करेगी। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई, उसके बाद 1990 में रथ यात्रा का फैसला। रथ यात्रा के फैसले से पहले भोपाल में एक बड़ा सम्मेलन या बड़ी बैठक हुई बीजेपी की, जिसमें उसके सारे विधायक, सारे सांसद, विधान परिषद सदस्य, पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय राज्य स्तर के, जिला स्तर के पदाधिकारी, जो कभी उम्मीदवार रहे हैं वो, उन सबको बुलाया गया। और वहाँ विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर सोमनाथ से, गुजरात के सोमनाथ से चलेंगे और अयोध्या पहुँचेंगे। उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी इसके बहुत पक्ष में नहीं थे। बीजेपी के जितने ऐसे कार्यक्रम होते थे, नेशनल एग्जीक्यूटिव या जो है राष्ट्रीय परिषद, उसमें समापन भाषण हमेशा अटल जी का होता था। तो उन्होंने अपने समापन भाषण में ये कहा, समारोप भाषण जिसको कहते हैं, उसमें कहा, चेतावनी दी एक तरह से सारे कार्यकर्ताओं को कि याद रखिए आप अयोध्या जा रहे हैं, लंका नहीं। ये उनकी चेतावनी थी और ये उनका डिसेंट नोट भी था कि हम इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए थे और पार्टी डिसिप्लिन से बाहर जाकर उन्होंने कभी कोई फैसला लिया नहीं, चाहे उनके मन का हो चाहे उनके मन का ना हो। तो इस तरह से इस पृष्ठभूमि को देखते हुए और यात्रा शुरू हुई, आपको पता है। उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कर लिया लाल कृष्ण आडवाणी को। उसके नतीजा ये हुआ कि वीपी सिंह की सरकार गिर गई, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। ये सब लंबा इतिहास है, लेकिन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे मेरी नज़र में जो डिसाइडिंग फैक्टर बना, उसकी बात सबसे आखिर में करूँगा। पहले तो कारण ये था कि लाल कृष्ण आडवाणी को ये बात तो समझ में आ रही थी कि जो उन्होंने 96 के इलेक्शन के, लोकसभा इलेक्शन के बाद इसकी घोषणा भी की, मतलब इसका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि किसी भी विचारधारा पर आधारित पार्टी के विकास की सीमा होती है। हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से इसके आगे हम केवल विचारधारा के आधार पर आगे नहीं चल सकते। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और रज्जू भैया जो उस समय सरसंघचालक थे, उन लोगों की बात हुई और उसी बातचीत के बाद, उस बैठक के बाद तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोर इश्यूज छोड़ेगी और पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि 96 में उसको बाकी पार्टियों का, केवल अकाली दल, शिवसेना पहले से साथ थे और जॉर्ज फर्नांडिस आ गए थे, उसके अलावा कोई समर्थन के लिए आया नहीं। 13 दिन में सरकार गिर गई। अब बात यह है कि आडवाणी जी के मन में क्या चल रहा था, क्यों ये फैसला लिया। एक तो उनको ये समझ में आ रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत लोकप्रिय हैं और दूसरी पार्टियों में उनकी स्वीकार्यता आडवाणी जी की तुलना में ज़्यादा है। तो उनको पता था कि सरकार अगर बनेगी भी तो गठबंधन की सरकार बनेगी, दूसरे दलों के समर्थन की ज़रूरत होगी। ऐसे में अटल जी के नाम पर समर्थन मिलना ज़्यादा आसान होगा। वो क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी हार्ड लाइनर माना जाता था और अटल जी को सॉफ्ट लाइनर माना जाता था। हालांकि भाजपा की विरोधी ये खेल लंबे समय से करते रहे हैं। वो शख्सियत बदलती रही है, लेकिन ये फ़र्क जो है वो किया जाता रहा है। अब उसके बाद हुआ, उसके अलावा गुजरात में 1995 में विधानसभा का चुनाव हुआ। पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती। 182 में से 121 या 122 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। बहुत भारी जीत थी। ऐसा कहते हैं कि विधायक चाहते थे शंकर सिंह वाघेला को, लेकिन पार्टी, खासतौर से आडवाणी जी और उस समय संगठन मंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, ये लोग चाहते थे कि केशुभाई पटेल को बनाया जाए, भविष्य को देखते हुए पाटीदारों को जोड़ने के लिए पार्टी में, और उनके साथ काम करना, उनके साथ चलना ज़्यादा आसान होगा बजाय शंकर सिंह वाघेला के। तो केशुभाई पटेल बने मुख्यमंत्री, लेकिन इस बात को पसंद नहीं किया शंकर सिंह वाघेला ने
और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये मुंबई अधिवेशन शुरू हुआ 10 नवंबर 1995 को, उससे कुछ दिन पहले ही, ये जुलाई अगस्त की बात है उसी साल की, जब वाघेला ने विद्रोह किया और अपने समर्थक विधायकों को खजुराहो एक रिसॉर्ट में भेज दिया। और उसके बाद बार्गेनिंग शुरू हुई। आखिर में लगा कि शायद पार्टी टूट जाएगी, क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। तो दिल्ली से पहले तो वाघेला ने किसी और से बात करने से मना कर दिया अटल जी के अलावा। दिल्ली से अटल जी गुजरात पहुँचे। मुझे अच्छी तरह से याद है, उसी फ्लाइट से उन्हीं के साथ मैं भी गया था। मैं जनसत्ता में था, इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए गया था। तो उसमें पहुँचे तो वाघेला और अटल जी की बातचीत हुई। वाघेला ने शर्त रखी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजा जाएगा, नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। उसके अलावा जो है उनकी जो शर्त थी उसको पार्टी मानने के लिए तो तैयार थी, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि ये मामला ज़्यादा चलेगा नहीं। तो हुआ भी यही। आखिर में वाघेला पार्टी से निकल गए, उन्होंने पार्टी तोड़ी, कांग्रेस से मिलकर कुछ दिन के लिए सरकार बनाई, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर 97 में इलेक्शन हुआ विधानसभा का, बीजेपी फिर से 2/3 बहुमत से जीत गई। तो आडवाणी जी के मन में था कि अगर पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्थिति आएगी तो उसमें लोग अटल जी की ज़्यादा सुनेंगे बजाय उनके। उनको हार्ड टास्क मास्टर भी माना जाता था और बड़े कड़े अनुशासन वाला भी माना जाता था, इसलिए वो इस तरह के मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो उसकी वजह से उनकी छवि अलग थी, अटल जी की अलग थी। अटल जी किसी अपने विरोधी को भी अपने पक्ष में कर लेने या उसको समझा लेने की उनमें एक जो है अद्भुत क्षमता थी, और वो हमेशा रही। वो चाहे गठबंधन की सरकार के समय का मामला हो, चाहे अपनी पार्टी के अंदर का मामला हो, इस तरह का वो अपना टैलेंट है वो दिखाते रहे। तो एक बात तो उनके मन में ये थी। उसके अलावा भी ऐसा उनके करीबी लोगों का मानना है कि उन्होंने पार्टी के हित में ये त्याग किया और उनको लगा कि पार्टी का हित इसमें ज़्यादा है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। वो हमेशा आप अगर आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि आडवाणी जी बीजेपी में संघ से आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के पॉलिटिकल असिस्टेंट बनकर। उस तरह से वो पार्टी में उनकी एंट्री हुई थी और हमेशा से ये इसी रोल में रहे। लेकिन 1990 जो रथ यात्रा शुरू हुई उससे लेकर 1995 तक अचानक परिवर्तन हुआ और नंबर 2 से लाल कृष्ण आडवाणी नंबर 1 हो गए। और उनको समझ में आ रहा था कि जो है ये स्थिति हमारी ये अयोध्या आंदोलन के कारण बनी है। और लेकिन अटल जी का जब ये अयोध्या आंदोलन की भावना का ज्वार थमेगा तो फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की ओर लोगों का ध्यान जा सकता है। ये बात भी उनको थी। दूसरी, उनको ये डर था, और डर का कारण बताऊंगा, कि अगर प्रधानमंत्री बनने की स्थिति आई और वो नहीं बन सके, तो अगर अभी अटल जी का नाम उन्होंने नहीं लिया, पेश नहीं किया, तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम आगे आ जाएगा, क्योंकि संघ के वो लाडले थे, संघ उनको पसंद करता था। हालांकि संघ की नाराज़गी के कारण ही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भाजपा अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं मिला। 23 साल बाद, अटल आडवाणी की 23 साल की जोड़ी के बाद पहली बार 1991 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन एक कार्यकाल के बाद उनको फिर मौका नहीं मिला। अब उसका किस्सा मैं बता चुका हूँ कि कैसे जो है ये बदलाव हुआ, क्या हुआ, तो उसमें फिर से नहीं जाऊँगा। अब बात यह है कि वास्तव में असली मुद्दा क्या था जो मेरे हिसाब से फैसले का कारण बना लाल कृष्ण आडवाणी के। देखिए, ये सब जितनी मैंने बातें बताई ये सब सही है अपनी जगह पर, लेकिन जो बताने जा रहा हूँ वो सुनिए और उसके बाद सोचिए कि क्या ऐसा ना होता तब भी लाल कृष्ण आडवाणी का फैसला यही होता। बात है 1991 की। 25 मार्च 1991 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी अशफाक हुसैन लोन पकड़ा गया। उसका इंटरोगेशन हुआ, उससे पूछताछ हुई, पता चला कि हवाला के जरिए फंडिंग होती है आतंकवादियों की।
और हवाला ऑपरेटर्स का जब नाम सामने आया तो उसमें एक एसके जैन दिल्ली के व्यापारी थे और बड़े हवाला कारोबारी थे, उनका नाम उनके भाई का नाम आया और उनके साथियों का नाम आया। तो जब ये जानकारी मिली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को तो एसके जैन के यहाँ छापा पड़ा। एसके जैन के यहाँ छापे में 2 डायरियाँ मिली और 2 नोटबुक मिली। अब ये डायरी और नोटबुक बड़ी विस्फोटक थी। इसमें उन लोगों के नाम थे, उन नेताओं के, उन ब्यूरोक्रेट्स के और दूसरे लोगों के जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे, उनके उन सब के नाम थे जिनको हवाला के जरिए पैसा दिया जाता था। डायरी में नाम जो है किसी का पूरा नहीं था, एब्रीविएशन में लिखा हुआ था, लेकिन ऐसे लिखा था कि स्पष्ट रूप से आप समझ सकें। इसमें भारतीय राजनीति के 42 लीडर्स का नाम था। अब ये इतना बड़ा मामला था कि सीबीआई के भी हाथ पांव फूल गए। मामला पीएम तक गया। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव को लगा कि यही मौका है, बड़ा सुनहरा मौका है। वो उससे पहले जो है जेएमएम का जो घूस कांड था उसको झेल चुके थे, लखू भाई पाठक का आरोप झेल चुके थे, हर्षद मेहता का आरोप झेल चुके थे। उनको लगा कि अपने विरोधियों को निपटा देने का यही समय, इन सब को जो है जेल भिजवा दो, पूरी लीडरशिप साफ हो जाएगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कांग्रेस के बाहर की हो। अब उसमें नाम देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, जैल सिंह, वीसी शुक्ला, बलराम जाखड़, मदन लाल खुराना, पी शिवशंकर, नटवर सिंह, माधवराव सिंधिया, बूटा सिंह, कमलनाथ, मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह, यशवंत सिन्हा, अरविंद नेताम, हरमोहन धवन, शरद यादव, कैलाश जोशी, एलपी शाही, चांदराम, अजीत पांजा, ऐसे कुल 42 लीडर्स थे। अब जब सीबीआई के हाथ पांव फूल गए, लेकिन उधर से सरकार की ओर से दबाव था, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से, कि जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इसमें एक सीबीआई के डीआईजी पकड़े गए घूस लेते हुए इस पूरे मामले को रफा दफा कराने के लिए, ओपी शर्मा साहब। उसके अलावा इस पर एक पीआईएल फाइल हो गई और ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई कि सरकार ठीक से जांच नहीं करा रही है और इस पर जांच के आदेश दिए जाए। अब जब जांच शुरू हुई तो जांच बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और जब आडवाणी जी नवंबर 1995 में मुंबई की जनसभा में अटल जी का नाम ले रहे थे तो उनको मालूम था कि उनके खिलाफ जल्दी ही चार्जशीट फाइल होने वाली है और 16 जनवरी 1996 को उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई। उनके और वीसी शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, 2 लोगों का पहले नाम आया, फिर 22 या 25 लोगों का नाम आया, जिनके खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट फाइल हो गई। और इसको प्रथम दृष्टया जो सेशंस जज थे माना कि ये आरोप सही है, इसलिए जांच आगे बढ़नी चाहिए। जांच आगे बढ़ी और चार्जशीट फाइल हो गई। तो आडवाणी जी को पता था कि उनके चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल होने वाली है और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। और 96 में चुनाव था, अप्रैल मई में, तो उनको मालूम था कि अगर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम घोषित होता है या उनको जो है प्रोजेक्ट किया जाता है तो सबसे पहला आरोप लगेगा कि एक हवाला घूस कांड में आरोपी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रही है बीजेपी। उनको मालूम था कि उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, उनके खिलाफ माहौल बनेगा और बीजेपी के खिलाफ भी पूरा बीजेपी का कैंपेन ध्वस्त हो जाएगा। इसका उनको अंदाज़ा था और उनको क्या करना है उसके बाद वो भी उन्होंने मन में तय कर लिया था। 16 जनवरी को चार्जशीट फाइल हुई। 17 जनवरी को आडवाणी जी ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जब तक इस मामले से बरी नहीं हो जाता तब तक मैं संसद में प्रवेश नहीं करूंगा और 96 का चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने लोकसभा का। तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कैसे बनते हो? जो उनके साथी सहयोगी, जो उनके प्रशंसक है, वो कहते हैं कि अगर उन्होंने अटल जी का नाम न लिया होता तो 96 में वही प्रधानमंत्री बनते, नहीं बन सकते थे। एक चार्जशीटेड व्यक्ति जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। ये तकनीकी मुद्दा आता, ये लालकृष्ण आडवाणी को पता था। उन्होंने एक स्टैंड लिया कि
राजनीतिक जीवन में शुचिता वाला कि आरोप लगा है तो हट जाओ, और जब तक आरोप से बरी न हो तब तक सामने मत आइए। तो उन्होंने तय कर दी। पार्टी में बहुत से लोगों ने कहा कि आपने ठीक नहीं किया, इतनी बड़ी घोषणा नहीं करनी चाहिए थे। फिर कहा गया कि आपने किसी से कंसल्ट नहीं किया, पार्टी में राय मशविरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा निजी मामला है, बाकी लोग क्या करेंगे। और आपको याद होगा कि मदन लाल खुराना उस समय मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनका भी नाम था, तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। इनमें से कई नेताओं ने जब ये खुलासा हुआ डायरी का, तो टीवी पर बोल दिया, कह दिया कि हाँ हमको एस के जैन ने पैसा दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि जेल चले जाएंगे, तो सब मुकर गए। पीवी नरसिम्हा राव की जल्दबाजी, जल्दी से जल्दी सबको फ्रेम करने के चक्कर में जांच अधूरी रही। सीबीआई की एक स्पेशल टीम ने जो स्क्रूटनी की, उसने कहा कि डायरी में एंट्री के बेसिस पर जो है कोई सबूत नहीं बनेगा और आप जो है इनको सज़ा नहीं दिलवा पाएंगे। लेकिन सरकार उस समय जल्दबाजी में थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जेएस वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाद में एक सेमिनार में कहा कि उसमें ठीक से जांच नहीं हुई जैन हवाला कांड में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि पर्याप्त सबूत नहीं है और डायरी एंट्री को जो है वो अदालत में साक्ष्य के रूप में नहीं पेश किया जा सकता। इस तरह से 1997 में लाल कृष्ण आडवाणी और विद्याचरण शुक्ला, सबसे पहले ये दो लोग अदालत से बाइज्जत बरी कर दिए गए। इसीलिए 96 की सरकार में आडवाणी जी मंत्री भी नहीं बने थे। चाहते तो राज्यसभा से जा सकते थे, लोकसभा का चुनाव भले न लड़े हों, लेकिन उनको मालूम था कि ऐसा करने के बाद उनके लिए राजनीति में शुचिता की बात करना, राजनीति में प्रोबिटी की बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने एक स्टैंड लिया जिससे उनका स्टेचर और बढ़ गया। ऐसा करने की हिम्मत और किसी ने दिखाई नहीं है। नरसिम्हा राव ने उसका फ़ायदा ये उठाया कि जितने लोगों का नाम आया आरोपी बने, उन सबको टिकट डिनाई कर दिया, किसी को टिकट दिया नहीं। लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई तो नरसिम्हा राव का आगे का जो भी प्लान रहा हो, जो भी योजना रही हो, वो काम नहीं आई। तो 96 में अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि अगर जैन हवाला कांड न हुआ होता, ये डायरी सामने न आई होती, आरोपी लाल कृष्ण आडवाणी को न बनाया गया होता और उन्हें ये पता न होता कि चार्जशीट आने वाली है, क्या तब भी वो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते? मैं इसके बारे में कोई फैसला, कोई राय नहीं दे रहा हूँ, ये आप पर छोड़ता हूँ। तो देखिए, जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती हैं, बड़ा ग्रे एरिया होता है। ये भी एक ग्रे एरिया है। मैं आडवाणी जी के उस कदम को, उसके महत्व को और उनके उस जेस्चर को किसी तरह से कम करके आंकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये संभव है कि अगर जैन हवाला कांड में उनका नाम ना होता तब भी शायद वो अटल जी का नाम जो है आगे बढ़ाते, लेकिन इसकी वजह से मन में एक शक, एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या तब भी ऐसा होता? ये त्याग था या अपना बचाव था? ये इस सवाल का जवाब आप खोजिए, मैं नहीं खोजूंगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।